नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 स्टूडेंट्स की मौत का मामला अब लगातार गर्माता जा रहा है। छात्रों की मौत को लेकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद में भी लगातार मामले को उठाया जा रहा है। सियासत भी खूब हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। हादसे के बाद नींद भी खुली है और नींद से जागी दिल्ली सरकार और एमसीडी खूब सक्रियता दिखाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन यह पता नहीं चल रहा है कि ठोस कार्रवाई कब होगी। इन्हीं सब के बीच दिल्ली हाईकोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई हुई और इस दौरान हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कई सवाल पूछे और जमकर फटकार लगाई है। मामले में याचिकाकर्ता के वकील की ओर से सरकार और प्रशासन की लापरवाही की पूरी फहरिस्त कोर्ट के सामने रखी गई और जिसे लेकर कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कहा कि अगर फिलहाल ये जांच ही जो चल रही है वो संतोषजनक स्तर पर नहीं पहुंचती है तो फिर केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच कराई जाएगी। अब इस पूरे मामले में हाईकोर्ट अब अगली सुनवाई 2 अगस्त को करेगा। तो सवाल यह है कि अब कोर्ट की फटकार के बाद क्या दिल्ली सरकार जागेगी पूरी तरह से, और क्या एक्शन सिर्फ दिखावे का नहीं, अब एक्शन एक मजबूत स्थिति बनाने के लिए, ऐसी स्थिति बनाने के लिए जहां पर छात्र सुरक्षित रह सके, सुरक्षित होकर पढ़ सके। आज इसी पर 5 की पड़ताल, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में 3 यूपीएससी एस्पायरेंट की मौत का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में सड़क से संसद और कोर्ट तक आवाजें उठाई जा रही हैं। छात्र प्रदर्शन कर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इसी सिलसिले में दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हादसे की एसआईटी से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर अभी तक उठाए गए कदमों से संबंधित स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा। साथ ही कोर्ट ने एमसीडी कमिश्नर को भी तलब किया। कोर्ट ने कहा कि जांच से अगर हम संतुष्ट नहीं हुए तो मामला केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंप सकते हैं। इस दौरान कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा, आपके अधिकारी दिवालिया हैं, आपके पास वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं। आप दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अपग्रेड करेंगे? आप तो फ्रीबी कल्चर चाहते हैं। एमसीडी के बड़े अधिकारियों को एसी दफ्तरों से बाहर निकलने की जरूरत है। आप हर उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जो उधर से गुजरा था, लेकिन एमसीडी अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कभी कभी वरिष्ठ अधिकारियों को भी दौरा करना पड़ता है और स्वीकार करना पड़ता है। यदि आप सोच रहे हैं कि इमारतों के साथ आप प्रकृति से लड़ सकते हैं तो आप गलत हैं। ये क्या प्लानिंग है? एक दिन आप सूखे की शिकायत कर रहे हैं और अगले दिन बाढ़ आ रही है। इस शहर में 3.3 करोड़ लोगों की आबादी है, जबकि योजना 6 से 7 लाख लोगों के लिए बनाई गई थी। बुनियादी ढांचे को अपग्रेड किए बिना आप इतने सारे लोगों को समायोजित करने की योजना कैसे बनाते हैं? ये गंभीर मामला है। सीबीआई को जांच सौंपी जा सकती है। कोर्ट की फटकार पर दिल्ली सरकार ने कहा कि यह मामले का हल नहीं है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जांच अधिकारी को तलब किया। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले को ध्यान में रखकर लार्जर पिक्चर पर बात होनी चाहिए। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में कहा, दिल्ली में लोग आग और पानी से मर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हम जंगल में रह रहे हैं। राजेंद्र नगर में बेसमेंट में कई लाइब्रेरी चल रही हैं, लेकिन एमसीडी की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। पता नहीं एमसीडी क्यों शांत है। कड़वा सच ये भी है कि वहां कई मौजूदा आयुक्तों की संपत्ति है। एक छात्र ने राव आईएएस स्टडी सर्कल की कमियों की शिकायत एमसीडी में की थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर समय पर कार्रवाई हुई होती तो ये घटना नहीं घटी होती। साल 2023 में अदालत ने एमसीडी और अन्य स्थानीय अधिकारियों को निर्देश भी जारी किया था, लेकिन 1 साल बीत गया, कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि इस साल 26 जून को राव आईएएस के अवैध संचालन के संबंध में प्रशासन को एक पत्र भेजा गया था, लेकिन उस पर भी कोई कदम नहीं उठाया गया। अगर समय पर कार्रवाई की गई होती तो उन 3 लोगों की जान बचाई जा सकती थी। रिहायशी इलाकों में बेसमेंट में कई लाइब्रेरी चल रही है, लेकिन पता नहीं क्यों एमसीडी शांत है। याचिकाकर्ता के वकील की दलील पर हाईकोर्ट ने कहा कि आखिर ऐसी घटना क्यों हुई, ये सवाल है। जिसके बाद दिल्ली सरकार के वकील ने घटना से पहले की परिस्थितियों के बारे में बताया कि निरीक्षण की फाइलें तुरंत अधिकारियों को भेज दी गई है। करीब 75 संस्थानों को नोटिस जारी किए गए हैं, 35 बंद कर दिए गए हैं और 25 को सील कर दिया गया है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि छात्रों के प्रदर्शन, हाईकोर्ट की सुनवाई और फटकार कितनी कारगर साबित होने वाली है, और क्या दिल्ली सरकार ऐसे प्रावधान बना पाती है और अपने अधिकारियों को क्या इस कदर जिम्मेदार बना पाती है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो।
ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर हादसा मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को आड़े हाथ लिया है। कहा है कि आपके अधिकारी दिवालिया हैं, आपके पास वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं, आप फ्री बीज कल्चर चलाना चाहते हैं। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी कमिश्नर से अब तक की जांच रिपोर्ट तलब किया है और कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई में एमसीडी कमिश्नर कोर्ट में मौजूद रहें। अब देखना होगा इस आदेश के बाद एमसीडी कमिश्नर और अधिकारी क्या रिपोर्ट सौंपते हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन हुक्म सिंह के साथ गोपाल कृष्ण। और इस हादसे के बाद उठ रहे तमाम सवालों के जवाब हम तलाशने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। इस हादसे के बाद से सोमवार को भी हमने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया, कल भी और आज भी। कल भी हमने पूछा कि आखिर आम आदमी पार्टी की सरकार होने के बावजूद सरकार के कोई मंत्री वहां छात्रों से बात करने अब तक क्यों नहीं पहुंचे। अभी पहुंची है मंत्री, हम ये भी तस्वीर दिखाएंगे कि आतिशी पहुंची है और ये स्वागत योग्य कदम है। कल यही सवाल हमने पूछा था आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से कि क्या मंत्रियों के पास फुर्सत नहीं कि वहां जाकर जो गर्मी में उमस में बैठे हुए छात्र हैं उनसे बात कर ले, 2 मिनट उनकी बात सुन ले जाकर, बजाय कि आप एयर कंडीशन कमरे में बैठकर तमाम आदेश और निर्देश दे रहे हैं। यह अच्छी बात है कि दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी गई हैं बात करने और ये समझने की अब वो क्या चाह रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि 5 आरोपी की जमानत याचिका खारिज हो गई है। जो कोचिंग संस्थान के जो मालिक हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, 5 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था और इस बीच जमानत याचिका दायर की गई थी, लेकिन याचिका खारिज हो गई। जरूरी है कि उन आरोपियों पर तो कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन साथ ही साथ अब एक ऐसी नीति बनाई जाए ताकि दोबारा इस तरह के हादसे ना हो। और छात्र यही अपनी मांग सुनाना चाहते हैं, जिसे सुनने के लिए अब जाकर दिल्ली सरकार मंत्री आतिशी पहुंची हैं। और हमारे साथ इस वक्त 2 सहयोगी मौजूद हैं। ग्राउंड जीरो से ओल्ड राजेंद्र नगर से मृगांक प्रभाकर हैं, मुखर्जी नगर से राकेश सिंह हैं, जो सीधे छात्रों की आवाज आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा पैनलिस्ट में मौजूद हैं शुभेंदु शेखर अवस्थी, बीजेपी प्रवक्ता, निवान शर्मा, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं आर.के. सूर्यवंशी, एसोसिएट दृष्टि आईएएस कोचिंग। लेकिन सबसे पहले मैं छात्रों की आवाज आप तक पहुंचाना चाहूंगा। सबसे पहले मृगांक, ओल्ड राजेंद्र नगर में लगातार ये मुझे लगता है कि 80 से 90 घंटे हो गए और छात्र वहीं पर बैठे हुए हैं। कुछ छात्र अनशन भी कल कर रहे थे इतनी उमस भरी गर्मी में। हालांकि अब जाकर मंत्री पहुंची हैं आतिशी। देखिए, पहले मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखा दूँ कि यहाँ पे अब जो धीरे धीरे करके नेता पहुँच रहे हैं। कभी आतिशी आई, उससे पहले थोड़ी देर पहले जो है जयप्रदा यहाँ पहुँची थी और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि छात्र बैठे हुए थे और शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन नेतागण जब यहाँ पहुँचते हैं तो भीड़ उनके साथ जो है इकट्ठी और हो जाती है। 2 तरफ से पहले ये बैरिकेडिंग लगा के बंद किया गया था। पुलिस ने एहतियातन यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स और तमाम पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, लेकिन छात्र जो है बड़ी शांति से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ छात्रों से आप बात कर सके तो पूछिए कि क्या इन नेताओं के आने से कुछ उम्मीद जगी है, व्यवस्था बेहतर होगी। देखिए देखिए यहाँ पर जो तमाम कोचिंग बनी है, जहाँ पर 30 से 35 कोचिंग को सील भी किया गया, उनके बेसमेंट को सील किया गया। एक ऐसी कोचिंग के डायरेक्टर भी हमारे साथ मौजूद है जो छात्रों के प्रदर्शन में उनके साथ शामिल हैं। उनसे पूछते पहले ये बताइए कि आप लोगों का मांगे क्या है। आज लगभग 4 दिन होने वाले हैं, 80 से 90 घंटे होने वाले हैं, उमस भरी गर्मी पड़ रही है, कोई बीमार हो जाएगा, छात्रों के पढ़ने का समय है और इस वक्त इस तरह का क्या पता मांगे क्या है आप लोगों को। इसमें सर सबसे बड़ी बात ये है ना, हमारा एक सबसे बड़ा मामला ये है कि बच्चों को एक तो जस्टिस तो मिलना बहुत ज़रूरी है। इसमें डिले हो रहा है सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से। गलतियां एमसीडी करे, गलती पॉलिटिक्स करे, गलती प्रशासन कर रहा है, उसका भुगतान इसको करना पड़ रहा है। साथ ही साथ हमारी जो एजुकेशन, केवल एमसीडी ही जिम्मेदार है या और भी एजेंसी जिम्मेदार है? एमसीडी जिम्मेदार, यहाँ के लैंडलॉर्ड्स जिम्मेदार, यहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं, हम नहीं कहेंगे कि वो जिम्मेदार नहीं है। हमें मालूम है, हम ये पढ़ाते हैं कि बच्चे ये रखना चाहिए हमें सारी चीजें, लेकिन मृगांक यहाँ मंत्री पहुंची हैं, तमाम नेता पहुंच रहे हैं, क्या उम्मीद जग रही है व्यवस्था बेहतर होगी? देखिए यहाँ तो छात्रों से आप पूछ सकते हैं। जैसे मैं छात्रों के बीच छात्रों से के साथ में लगातार बीच में हूँ और बातचीत कर रहा हूँ। एक बात समझ में आ रही है यहाँ पे अब जो है राजनीति शुरू हो गई है। एक के ऊपर एक एजेंसी के ऊपर ठीकरा फोड़ा जा रहा है और मुझे लगता है कि कोई संगठित
जो कार्रवाई होनी चाहिए वो दिखाई नहीं दे रही। इसी को लेकर शायद मुझे लगता है छात्र लगातार जो है आंदोलन में बैठे हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। उनकी साफ 3 मांगे हैं। पहली मांग ये है कि उनको मुआवजा समय से कंपनसेशन दिया जाए, जिन लोग हताहत हुए हादसे के कारण उन लोगों को कंपनसेशन दे दिया जाए। दूसरा, जो एजेंसी रिस्पॉन्सिबल हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन इस रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसी को लेकर मुझे लगता है पिलर टू पोस्ट जो है सारी एजेंसी एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं। और शायद इसीलिए ये मामला जो जब कोर्ट में गया तो कोर्ट ने भी कहा कि एमसीडी के अधिकारी जो है ऑफिस में एसी के कमरे में बैठे रहते हैं, ग्राउंड जीरो पर जाके कोई इस चीज से अवगत नहीं करा रहा। तो सारी चीज ये दिखाई दे रही है कि एक एजेंसी दूसरी एजेंसी के ऊपर जो है, लेकिन हाईकोर्ट ने यही कहा है कि अब जवाबदेही तय होगी और जवाबदेही तय करके कार्रवाई कीजिए, नहीं तो फिर सेंट्रल एजेंसी को फिर जांच का जिम्मा सौंपा जाएगा। अब गेंद एक दूसरे के पाले में फेंकने का सिलसिला बंद होना चाहिए। राकेश, जल्दी से मुखर्जी नगर के छात्रों की भी आवाज। सुमित, देखिए जगह वही है, मुद्दा वही है, लेकिन जो छात्र हैं वो बदल रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि लगातार छात्रों का हुजूम बढ़ता जा रहा है। कल मैंने जब कवर किया था तो कुछ छात्र अलग थे, आज कुछ छात्र अलग हैं। इसका कहने का मकसद ये है कि केवल 1 या 100,000 छात्रों में नहीं है ये आक्रोश, लाखों छात्रों में है। मैं बात करने की कोशिश करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा खड़े हो जाएं आप। देखिए, सवाल ये है कि आप लोग 5 दिन बीत चुके हैं, बावजूद इसके अभी कोई ठोस कंक्रीट कार्रवाई नहीं हुई है, तो आप चाहते क्या हैं? बिल्कुल, हम लोग तो न्याय चाहते हैं और 5 दिन हो गए हैं लेकिन कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है और कोई भी अथॉरिटी के लोग हम लोग से मिलने के लिए नहीं आए ताकि क्या प्रॉब्लम है आपको और कैसे सॉल्व किया जाएगा। कुछ छात्राएं हैं, मैं बात करने की कोशिश करूंगा। देखिए, 5-6 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी कोई कंक्रीट कार्रवाई नहीं हुई है। आप लोगों की डिमांड क्या है, आप लोग चाहती क्या है? सर, हमारी डिमांड्स लिखित में हमने दे दी हैं। हमारी डिमांड्स ये हैं कि प्रशासन एटलीस्ट हमारी बातें सुने। हमें लिखित में चाहिए हमें कि हाँ वर्क होगा, हर बार की तरह ये नहीं कि 2 दिन का नोटिस लगाया और चौथे दिन चीजें फिर सेम ट्रैक पे आ गई। उनकी फैमिलीज को उन्हें बताइए, ओल्ड राजेंद्र नगर में आतिशी पहुंची है मंत्री, हम लोग क्या भरोसा है? हमारे सपोर्ट में देखिए, ओल्ड राजेंद्र नगर में आतिशी पहुंची हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये कोचिंग एक्ट आएगा जो कि रेगुलेट करेगा, तो उस पर आपका क्या कहना है, चूंकि वो आश्वासन देखेगा? सर, आश्वासन तो आज से पहले इतने दिए जाते रहे हैं। हमें लिखित में कार्रवाई चाहिए और हमें फुल प्रूफ एक्शन चाहिए कि हाँ ये होगा, कागजों में कागजी कार्रवाई चाहिए। आश्वासन तो कोई भी आते और देके चला जाता है। सर, और आश्वासन देने का समय जा चुका है, मतलब बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो अब एक्शन का टाइम है। एक्शन का टाइम है, ठीक है। निवांश शर्मा जी, एक्शन का टाइम है। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई है और अब जवाबदेही तय करने का वक्त है, ठोस कार्रवाई करने का वक्त है। जी, बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो हाई कोर्ट की टिप्पणी है वो पूरी डिटेल में खुद पढ़ी है, केवल सुनी सुनाई बातों पे आप नहीं वो कर रहे हैं, आपने खुद पढ़ी है। और अगर आपने उसको पढ़ा है तो उसके अंदर ये बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि आगे का फर्दर पॉइंट ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, किस तरह से ऑफिसर्स को बिहेव करना चाहिए, किस तरह से ऑफिसर्स को मिनिस्टर्स की सुन के इमीडिएटली कार्रवाई करनी चाहिए। ये है कोर्ट की टिप्पणी। और दूसरी बात, जहां तक एक्शन की बात आप कर रहे थे, हम आश्वासन नहीं दे रहे हैं, हम एक्शन मोड में हैं। पिछले 1 साल में हम सैकड़ों ऐसे इलीगल इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं और सील कर चुके हैं। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस दौरान ये एक ऐसी घटना हुई है, इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। कोई भी शब्द इतना वो नहीं है कि जो इसकी भरपाई कर पाए, कोई भी आश्वासन इतना एलिजिबल नहीं है जो इसकी भरपाई कर पाए। लेकिन हम फिर भी पूरे अपनी ताकत से ग्राउंड पर पिछले 1 साल से लगे हुए हैं ऐसे इलीगल इंस्टीट्यूशंस को ढूंढने में और सील करने में। और जहां तक अभी की बात है, हम रेगुलरली ऑन ग्राउंड है, हमारे सारी टीम रेगुलरली ऑन ग्राउंड है। हम 200 से ज्यादा इंस्टीट्यूशंस को इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर चुके हैं और उसमें से 20 को सील भी कर चुके हैं और 200 को नोटिस भेज चुके हैं। और आप जैसे अभी कह रहे थे कि वहां पर नेता नजर नहीं आ रहे हैं या वहां पे मंत्री नजर नहीं आ रहे, हमारे सारे मंत्री ग्राउंड पर हैं। हम कैमरा देख के एक्शन नहीं करते हैं। आज पहुंचे हैं, आज पहुंचे हैं वहां एक्शन। निवान जी आज पहुंचे हैं और मैंने कहा भी कि ये स्वागत योग्य है कि आज अगर पहुंची हैं तो कल इसी वक्त आपकी तरफ से एडवोकेट अनमोल पवार जी थे आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। उनसे मैंने पूछा भी था तो कह रहे थे कि मंत्री आदेश दे रही हैं। मैंने कहा आदेश के साथ साथ ग्राउंड जीरो पर जाना चाहिए, ये मेरी सलाह समझकर अगर हुआ तो अच्छी बात है। सर, आदेश भी उनको ही देना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। छात्रों से 1-to-1 भी करने की जरूरत है मंत्रियों को, ताकि उनमें भरोसा जगे। लेकिन यहां पर आपने टिप्पणी की बात की निवान जी, मैं जल्दी से बता दूं,
आप टिप्पणी किसी एक के लिए नहीं, यहीं पर आप सेलेक्टिव हो जाते हैं। दिक्कत यह है, फटकार दिल्ली सरकार को भी लगी है और एमसीडी कमिश्नर को भी तलब किया गया है। अगर आप ये कह रहे हैं तो दोनों पक्ष में रखिए, टिप्पणी में दोनों पक्ष है। टिप्पणी के 5 पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। किसी एक की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, यह बुनियादी ढांचे का टूटना है। दुर्भाग्य से कई अधिकारी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, यहां ब्लेम गेम जारी है। अगर आप किसी एमसीडी अधिकारी से नालियों की योजना बनाने के लिए कहेंगे तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। उन्हें यह भी नहीं पता कि नालियां कहां हैं, सब कुछ अव्यवस्थित है। हाईकोर्ट की टिप्पणी, ऐसी इमारतों के साथ आप प्रकृति से लड़ सकते हैं तो आप गलत हैं। आप कैसे शहर चला रहे हैं? एक दिन आप सूखे की शिकायत करते हैं, आप ही पहुंचे थे शिकायत करने के लिए, और अगले दिन बाढ़ आ जाती है। और दिल्ली सरकार के लिए यह टिप्पणी, आपकी सिविक बॉडी दिवालिया हो चुकी है। अगर आपके पास वेतन देने के लिए पैसे नहीं तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे अपग्रेड करेंगे? आप मुफ्तखोरी कल्चर चाहते हैं, यह आपके लिए है। आप पैसा नहीं जुटा पा रहे हैं, इसलिए खर्च भी नहीं कर पा रहे हैं। इस शहर की बुनियादी संरचना और वर्तमान जरूरतों के बीच बड़ा अंतर है। यह टिप्पणी डिटेल में, मैं कुछ पॉइंट्स में मैंने आपको बताया, आपने एक लाइन में समझ गए अधिकारी। आपने बहुत अच्छा किया पढ़ के। अब इसको अगर हम इलाबोरेट कर लें और हम देखें कि कितनी बार कोर्ट ने अधिकारी शब्द का प्रयोग किया है, तो आपको उससे समझ आ जाएगा कि कोर्ट क्या कहना चाहता है। अच्छा। आपको समझना पड़ेगा, दिल्ली और यूपी में फर्क है। यूपी फुल स्टेटहुड है, पंजाब फुल स्टेटहुड है। पंजाब में अधिकारी हमारे अंडर आते हैं और हम उनसे काम करवाते हैं, हमें काम करवाना आता है। दिल्ली में अधिकारी हमारे अंडर नहीं आते हैं। और किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डिनेंस लाके, ऑर्डर का ऑर्डिनेंस लाके बीजेपी ने अपने अंडर अधिकारियों को कर लिया, ये सब जानते हैं। तो अधिकारी जो है दुर्भाग्यपूर्ण है कि देखिए, ये दिल्ली 3 दिन से निवान जी पिछले उस दिन भी हमने डिबेट किया, ठीक है, कि दिल्ली की और जो भी है वो हालत खराब हो जाए। और भी मेहमान है सर। यही तो दुर्भाग्य है कि हाईकोर्ट भी कह रहा है कि भाई जवाबदेही अब तय होनी चाहिए, छात्र भी कह रहे हैं जवाबदेही तय होनी चाहिए। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल है कि आप अधिकारी पर थोप कर, मैंने उस दिन भी आपसे पूछा था कि क्लासरूम अच्छे बने, शिक्षा में अच्छा काम हुआ, तो वो आपकी वाहवाही, वहां भी तो अधिकारियों ने काम किया, वो अधिकारियों ने आपकी सुनी। और यहां खराब हुआ तो अधिकारी, ऐसा नहीं होगा सर। मैं मंडे से यही डिबेट कर रहा हूं और यही लॉजिक मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप अच्छा हुआ तो आपके लिए हम ताली बजाएं और खराब हुआ तो अधिकारियों को हम गाली दें। ये तो नहीं चलेगा ना। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अधिकारियों से हम काम कराना चाहते हैं। हमने ऑन ग्राउंड सीलिंग भी कराई है, लेकिन अधिकारियों को हमें रेगुलरली रिव्यू देना पड़ेगा और सच्चाई बतानी पड़ेगी। और हमारे पास ये ताकत होनी चाहिए कि अगर हम पाते हैं कि अधिकारी सही काम नहीं कर रहा तो हम उसको सस्पेंड कर पाएं। एक मंत्री का काम है अधिकारी से काम करवाना। ये मंत्री के हाथ में अगर काम करवाने की ताकत नहीं दी जाती है तो ये बहुत हद तक होता है कि अधिकारी अपनी मनमानी करे। हम आपसे ये कह रहे हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में हमने काम करवाया है, क्योंकि वो हमने काम कर। मैं वही पूछ रहा हूं, शिक्षा और स्वास्थ्य में कैसे काम, यानी मनीष जी ज्यादा सक्षम हैं और बाकी मंत्री असक्षम हैं। मंत्री जी पर डिपेंड है। मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री रहते हुए ज्यादा बढ़िया से काम करवा लेते हैं, है ना। अगर आप बच्चों से जाके बात करेंगे, आपको बच्चे बताएंगे कि ओल्ड राजेंद्र नगर में कितनी सीलिंग ऑलरेडी हुई है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मंत्री के ऑर्डर पर और ऑफिसर जो है वो सीलिंग कर देते हैं, लेकिन बाद में सीलिंग खुल कैसे जाती है, ये प्रॉब्लम है। आपका लॉजिक मैं 3 दिन से मैं एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, छात्र भी नहीं हजम कर पा रहे हैं। मैं वही पूछ रहा हूं, मनीष सिसोदिया ज्यादा सक्षम है और बाकी मंत्री आपके निकम्मे हैं जो उनके अधिकारी नहीं सुन पा रहे हैं। तो फिर शिक्षा में तो अभी भी काम हो रहा है। तो शिक्षा में अच्छा काम हुआ तो वहां अधिकारी सुन रहे हैं ना भाई। शुभेंदु शेखर अवस्थी, ठीक है सर। आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा। इंप्लीमेंटेशन हो रही है लेकिन उसका रिव्यू नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम है। कौन करेगा? मंत्री जाकर रिव्यू करें ग्राउंड जीरो पर। शुभेंदु शेखर अवस्थी, वैसे दिल्ली हाईकोर्ट में आपको जवाब देना ही है। शुभेंदु शेखर अवस्थी, यहां ले देकर फिर कर अधिकारियों पर बात आ जा रही है, तो एमसीडी कमिश्नर की भी जवाबदेही है और जवाबदेही तय है होगी, हाईकोर्ट में जवाब देना होगा। देखिए, मैं बड़ा सीधा सा जवाब दे रहा हूं। निवान शर्मा जी बार बार सबको घुमा रहे हैं, कह रहे हैं आपने कोर्ट का ऑर्डर नहीं पढ़ा। 4 बार तो मैं पढ़ चुका हूं, सुमित झा जी ने कई बार पढ़ा होगा। चैनल पे आने के बाद सब लोग पढ़ के आते हैं। निवान जी, उसमें साफ साफ कहा गया है कि दिल्ली सरकार अपने जो ड्यूटीज है उसको पूरा नहीं कर रही है। सुमित जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो अच्छे काम है उसमें तो आप कहोगे हमने किया। भैया, हमने दिल्ली की शिक्षा मॉडल, दिल्ली का हेल्थ मॉडल, पता नहीं क्या क्या कहते रहते हो आपको।
सुमित जी, जब हम आपके चैनल पर पीछे पानी की कमी पर यहाँ पर बोल रहे थे, तब हम आपको लगातार कह रहे थे कि जिस तरीके से समर एक्शन प्लान की मीटिंग फरवरी फर्स्ट वीक में होनी चाहिए थी, वो हुई नहीं थी। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 25 तक कुछ नहीं हुआ, तो पानी की कमी हो गई। इसी तरीके से मानसून एक्शन प्लान बनता है और उसमें उसकी मीटिंग फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में होती है, वो भी नहीं हुई। उसमें चेक होता है कहां कहां से कितना कूड़ा निकाला गया, कितना बाकी है। और कितने अनजान बन के घूमते हैं ये लोग। कह रहे हैं कि आपको मालूम है ना, 17 जून को जब पिछले साल आग लगी थी मुखर्जी नगर में, हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था सभी को ऑडिट करने के लिए, कोचिंग सेंटर सील होंगे, तमाम कार्रवाई होगी, कहा था ना। ये भाई साहब अभी कह रहे हैं निवान शर्मा जी कि हमने 100 से ज्यादा कोचिंग सेंटर बंद करा दिए। एक का नाम बता दे मेरे को यहाँ पे, बताइए नवीन, बोलते हैं ये लोग। बताइए, चैलेंज है निवान शर्मा जी, मैं बता रहा हूँ, एक का नाम बताइए कि कहां का कोचिंग सेंटर बंद हुआ है। सुनिए, चैलेंज आप दे रहे हैं, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूं। जो आपको 200 से ज्यादा जो कोचिंग सेंटर्स हमने जिनको नोटिस भेजा है और 13 से ज्यादा जो हमने कोचिंग सेंटर सील किए हैं, आपको हमारे आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल पे उसकी फोटोज डली हुई है। आप जाके थोड़ी अपनी नॉलेज बढ़ाइए और आप जाके चेक करिए। ये बीजेपी का काम है केवल और केवल सुबह से रात तक झूठ बोलने का। ये दिन रात आके झूठ बोलते हैं। ये कह रहे हैं कोर्ट ने ये कहा है कि दिल्ली सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। ये देश की जनता को गुमराह करते हैं। दिल्ली सरकार में जब सर्विसेज का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के विरुद्ध जाके ऑर्डिनेंस लाके सर्विसेज छीनी इन्होंने, सर्विसेज अपने अंदर ली इन्होंने। कोई कानून नहीं देता इन्हें सर्विसेज, इन्होंने हमसे ऑर्डिनेंस लाके सर्विसेज छीनी है, ये कह के कि हम कराएंगे दिल्ली का काम। जब दिल्ली में फीता काटना होता है तो एलजी महोदय सबसे आगे आगे खड़े हो जाते हैं। और अब एलजी महोदय जो है बीजेपी के कहने पर मीटिंग्स करते हैं कोचिंग सेंटर के ओनर्स के साथ, और उसके अंदर मंत्रियों को नहीं बुलाते। ये क्यों मंत्रियों को नहीं बुलाया इन्होंने? क्यों ये डरते हैं मंत्रियों को मीटिंग्स में बुलाने से? क्योंकि इन्हें पता है कि आम आदमी के पार्टी के मंत्रियों के साथ सेटिंग। निवान शर्मा जी, आपकी सुई एक ही जगह अटकी हुई है, माफ कीजिएगा। मैं आपसे आज भी एक्सपेक्ट कर रहा था, उम्मीद कर रहा था कुछ तर्कपूर्ण। अब तो दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगा दी, अब तो दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगा दी। अब भी इतना घुमा फिरा कर एक ही जगह पर सुई अटकी हुई है साहब। अरे कुछ तो जवाबदेही आपकी भी है, कुछ तो जवाबदेही आपकी भी है। नाम बता दें एक कोचिंग जिसको बंद किया इन्होंने एक साल में। नहीं, सरकार अपना काम जो है। आप निवान जी एक कोचिंग सेंटर का नाम बताइए ना। अरे वो चैलेंज दे रहे हैं, आप एक कोचिंग सेंटर का नाम बताइए। निवान शर्मा जी एक सेकंड, शुभेंदु जी एक सेकंड, हमने एक साल शुभेंदु जी एक सेकंड। ये जितनी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, आज आप हमसे सवाल कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। निवान शर्मा जी बीजेपी से सवाल करिए कि पिछले 15 सालों में इतनी बिल्डिंग खड़ी कैसे होगी दिल्ली में? 15 साल आप कब तक रटते रहिएगा? उनको हराया गया, जनता ने हराया, ताकि आपसे उम्मीद है आप आइए। 15 साल के 15 साल का ये रटा है बयान है आपका, सोमवार का लगता है डिबेट में आप वही कुछ नया बोलिए। आप तो दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगा दी और आपको निवान शर्मा चैलेंज दिया है शुभेंदु शेखर ने। एक कोचिंग सेंटर का नाम बताइए जो एक साल में आपका चैलेंज एक्सेप्ट किया है। हमने फोटोज अपने ट्विटर चैनल पे नाम आप जाके देखिए। आपको नाम भी पता नहीं है, टीवी प्रोग्राम का समय नाम भी पता नहीं है, बिताना चाहते हो तो आप मुझे समय दीजिए, नाम भी पता नहीं है। ट्वीट निकाल के दिखा। चलिए मैं आपको आपके पास मोबाइल है ना? एमसीडी की कार्रवाई के बाद ओल्ड राजेंद्र नगर और इसके आसपास के इलाकों में लाइसेंस प्राप्त लाइब्रेरियों ने अपनी फीस दोगुना कर दी है। संवाददाता देवनाथ की रिपोर्ट देखिए। एमसीडी के एक्शन के बाद कई तरीके की लाइब्रेरी सील हो चुकी हैं, क्योंकि लाइब्रेरी ही वो जगह थी जहां पर 3 बच्चे डूब करके मर गए थे। इसके बाद एक नई समस्या ये सामने आ गई है कि अब जिनके फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पर लाइब्रेरी है उन्होंने रेट काफी बढ़ा दिया है। हमारे साथ एक छात्र हैं, बात करते हैं। ये बताइए कि ये सब सुनने में आया है कि अब लाइब्रेरी के दाम बढ़ गए हैं, क्या ऐसा सच है? जी हाँ, जो भी लीगल लाइब्रेरीज थी उन्होंने अपना दाम दोगुना से ज्यादा बढ़ा दिया है। जो जिनके दाम 3500 थे वो 6 से 7 हजार रुपए डिमांड कर रहे हैं। एमसीडी को इसके लिए भी कुछ रेगुलेशंस बनाने चाहिए ताकि ये मनमाना चार्ज ना वसूल सकें और छात्रों के लिए थोड़ी तो सहूलियत हो, क्योंकि अब जो लाइब्रेरीज हैं जो इलीगल बंद होंगी, जो कि 95% से ज्यादा लाइब्रेरीज इलीगल है, उनके बाद इनकी डिमांड बढ़ेगी तो ये मनमाना वसूल सकते हैं। कुछ कहेंगे इस पर लाइब्रेरी के दाम बढ़ गए?
सर क्या बोले सर, भारत के अंदर सर शिक्षा को एक व्यवसाय के रूप में ट्रीट किया जा रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे बच्चे ही वो लोग हैं जिससे ये लोग सारी अर्थव्यवस्था बनाना चाह रहे हैं। सारी मतलब कोचिंगों की फीस आप देख लीजिए 2 लाख 2.5 लाख। कि जिन लाइब्रेरीज को सील किया गया, चूंकि 80% जो है लाइब्रेरी ऐसी हैं, ऐसे में जिन्होंने वैध लाइब्रेरी बनाई है उन्होंने अपने जो दाम है वो दोगुने कर दिए हैं, जिससे छात्रों की मुसीबत काफी अधिक बढ़ गई है। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस। अब एक नई मुसीबत यह बढ़ गई है। जरूरी है कि इन चीजों पर लगाम लगाई जाए और एक ठोस नीति बने जिससे कम से कम छात्रों को पढ़ने की सुविधा मिले और कम से कम पैसों में, कम से कम दाम में उन्हें सारी सुविधाएं मिले वहां पर, जो कि अभी बेतरतीब तरीके से वहां जिसको जो मर्जी वसूलता है। और ये नीति कैसे बनेगी? फिलहाल मंत्री आतिशी तो वहां पर पहुंची हैं, जिसकी तस्वीरें एक बार फिर से आपको हम दिखाएंगे। वहां छात्रों से बात भी कर रही हैं। ये तस्वीर हम इसलिए दिखा रहे हैं कि हम वो भी तस्वीर दिखाएंगे जब वो नहीं पहुंची थी। कल हम 2 दिन तक लगातार ये भी सवाल पूछ रहे थे कि क्यों नहीं पहुंची, अब तक कोई मंत्री क्यों नहीं पहुंचे। आज जब पहुंचे हैं, अच्छी बात है, सुन रही हैं, छात्रों की समस्याएं सुन रही हैं, ये अच्छी बात है और ये ही होना चाहिए। निवांश शर्मा, यहां पर दोनों पक्ष में रखना चाहता हूं। आपका एक ही नजरिया है या एक ही सुई पर आपकी सारी बात अटकी हुई है, अलग बात है। मैं बार बार पूछ रहा हूं कि जवाबदेही क्या दिल्ली एमसीडी कमिश्नर की भी है, लेकिन दिल्ली सरकार की नहीं, एमसीडी मेयर की नहीं। और आपने एक कोचिंग सेंटर का नाम सर्च कर लिया है, बताइए। हाँ, आपका चैलेंज जो था वो मैंने एक्सेप्ट किया था, क्योंकि हम चैलेंजेस से भागते नहीं है भाजपा की तरह। नहीं, बीजेपी का चैलेंज था। मैं इंस्टीट्यूट्स के नाम, देखिए मैं बोलता भाजपा का हूं, बुरा आपको लग जाता है, मुझे समझ में नहीं आता। नहीं, बीजेपी का चैलेंज था। बीजेपी ने आपको चैलेंज दिया था। मैंने कहा था आपके पास जवाब है तो दीजिए। आपने भी दिया था, ब्रेक का टाइम है, बिल्कुल आपको समय दिया था। अब सुन लीजिए आप। हाँ, दृष्टि IAS इंस्टीट्यूट, वाजीराम IAS इंस्टीट्यूट, राम एंड रवि इंस्टीट्यूट, वाजी एंड IAS हब, श्री राम IAS इंस्टीट्यूट, ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो करोलबाग जोन में सील किए गए हैं। और ऐसे अभी किए हैं, और नाम चाहते हैं, ये मैं आपको अपने मन से नाम नहीं बता रहा, कब किए गए? ANI का ट्वीट बता रहा हूँ। कब किए गए? इन पे भी चैलेंज करना चाहते हैं, कब किए गए? अगर आप इनको भी नहीं मानना चाहते तो आपकी मर्जी है। कब किए गए? आपको सैकड़ों की लिस्ट दे सकते हैं। कब किए गए? दूसरी बात, कब किए गए? अब कब किए गए? कोई बात नहीं, अगर आपको विद डेट चाहिए, अगर आपको इंस्टीट्यूशन की सीलिंग में से संतुष्टि नहीं है तो हम आपको डेट्स भी निकल के देंगे। जब हमने आपको नाम बता दिए तो हम आपको डेट्स भी दे देंगे। मैंने आपको आगे सुनिए, आगे सुनिए, कुछ भी बोल के आप नहीं निकल जाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। मैंने आपको क्या कहा? मुखर्जी नगर के बाद आपने भरोसा दिया था, मुखर्जी नगर में जो हादसा हुआ था तब भी भरोसा दिया था कोचिंग को रेगुलेट करने के लिए हम कानून लाएंगे, कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मैंने कहा था 15 जून 2023 से लेकर इस हादसे से पहले तक कोई कोचिंग संस्थान सील हुआ? मैं आपको वही बता रहा हूं सर, ये इंस्टीट्यूशंस के जो मैंने नाम लिए ये उससे पहले के ही हैं। अच्छा। हम सैकड़ों इंस्टीट्यूट्स नहीं, निवांश शर्मा जी, नहीं, निवांश शर्मा जी, यहाँ आप एक्सपोज हो गए हैं इसलिए, क्योंकि ये फेक सूचना नहीं चलेगी और इसको काउंटर करने के लिए कोई बीजेपी प्रवक्ता के पास मैं नहीं जाऊंगा। RK सूर्यवंशी हैं जो कोचिंग सेंटर ही चलाते हैं, और दृष्टि IAS कोचिंग जिनका नाम मिल लिया। आप सुन लीजिए, अब आपने जो बताया उसका क्रॉस चेक मैं करूं या मान लूं? क्रॉस चेक आप कर लेना, आप मेरी बात तो कंप्लीट नहीं, आप पहले मैं क्रॉस चेक करूंगा। RK सूर्यवंशी, एक लाइन RK सूर्यवंशी आपकी सूचना का क्रॉस चेक करेंगे। फेक न्यूज यहां नहीं चलने दूंगा मैं। क्या आपके कोई संस्थान एक साल में कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये फेक न्यूज? RK सूर्यवंशी बता रहे हैं ना, दृष्टि IAS कोचिंग आपने सील करवाया है। कब सील करवाया है? दृष्टि IAS के वाले को पता होगा ना। RK सूर्यवंशी जी बताइए। पिछले साल जब ये दुर्घटना हुई अग्निकांड की, उसके बाद रेगुलेशन के तहत सारे कोचिंगों को सील किया गया। हमारे नॉर्म्स सारे MCD के, फायर डिपार्टमेंट के और सारे जितने भी लॉ बेस्ड कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब लोगों ने चेक किया और फिर 4 या 5 सेशन के बाद वो ओपन हो गया और क्लासेस चल रही थी। अगर अब आप माफी मांगेंगे? चल रही थी ना, देश की जनता के सामने माफी। अरे चल रही है, आपने कहा सील किया गया, माफी मांगेंगे? जबरदस्ती का कुतर्क करना है आपको, जबरदस्ती कुतर्क करना है। आपने क्या कहा? सील किया गया। कहां सील किया गया? चल रहे संस्थान, कोई भी सेंटर बंद नहीं हुआ।
उन्होंने क्या कहा कि खोला गया, मैंने आपको सबसे पहले जांच की गई। अगर वो जांच यहाँ भी ओल्ड राजेंद्र नगर में आपने की होती तो ये हादसा नहीं होता। निवांश शर्मा जी, मुझे लगता है कि आपको सवाल समझने में दिक्कत आती है। आपके एक पक्ष सुनने की आदत है, एक पक्ष सुनने की आदत है। नहीं, निवांश शर्मा जी, यहाँ पर झूठ फैलाते रहिए। क्लासेस चल रहे हैं, जितना मर्जी क्लासेस चल रहे हैं। आप कह रहे हैं सील कर दिए गए, यहाँ कह रहे हैं क्लासेस चल रहे हैं। दृष्टि आईएएस वाले कह रहे हैं क्लासेस चल रहे हैं। आरके सूर्यवंशी जी यहाँ बता रहे हैं कि क्लासेस चल रहे हैं। जरूर खाना पूर्ति जैसे अभी की गई। निवांश शर्मा जी, ऑडियो डाउन प्लीज, मेरी बात सुनिए आप। तब भी यही हुआ था 4-5 दिन तक जैसे अभी जांच पड़ताल और कार्रवाई की खानापूर्ति हुई, उस वक्त भी ऐसे ही हुई थी और उसके बाद सब कुछ हो गया। यही बात है आरके सूर्यवंशी जी। नॉर्म्स हम फॉलो करते हैं, बाकी की तो हम जिम्मेदारी नहीं लेते, लेकिन हमारे यहाँ पूरी ऑडिट जांच होगी, जांच के बाद ओपन हुआ। मुखर्जी नगर में जांच की गई थी तो वही कार्रवाई की खानापूर्ति, वही तो कह रहा हूं। उसके बाद सब कुछ फिर वही ढाके तीन पात। आपने कहा सील कर दिया गया, कोई बंद नहीं हुआ, कोई संस्थान बंद नहीं हुआ, कोई संस्थान बंद नहीं हुआ। निवांश शर्मा, कोई संस्थान बंद नहीं हुआ, कोई संस्थान बंद नहीं हुआ। हमारे पर झूठा सवाल उठाने के लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। 4-5 सवाल 4-5 दिनों के लिए 4-5 दिनों के लिए आपने क्या कहा, बंद कर दिए गए। 4-5 दिनों के लिए कि आप भाजपा से सवाल करके दिखाइए, मैं आपको चैलेंज करता हूं। निवांश शर्मा, अपना चैलेंज पहले एक्सेप्ट कर क्या कीजिए। और शुभेंदु हो गया, अब यहां पर आप अब 4-5 दिन के लिए बंद किया, आपने कहा बंद कर दिए गए। अगर आपके क्लासेस चल रहे हैं, हिम्मत है तो भाजपा से चलिए। निवांश शर्मा जी, अब हो गया, आपके पास सवाल के जवाब नहीं थे पहले भी और आज भी नहीं है। शुभेंदु शेखर अवस्थी और निवांश शर्मा, आप दोनों से मेरा सवाल है और ये लाइव रियलिटी चेक होगा, लाइव रियलिटी चेक होगा। निवांश शर्मा जी, एक सेकंड सुन लीजिए। अब आगे आते हैं, आम जनता से जुड़े सवालों पर आगे आते हैं। मुझे बताइए, एमसीडी में मुझे कंप्लेन करना है, कस्टमर केयर नंबर क्या है? आप में हिम्मत है तो भाजपा से सवाल करके दिखाइए। आप कस्टमर केयर नंबर बताइए ना। शुभेंदु शेखर अवस्थी और निवांश शर्मा दोनों से सवाल है, दोनों से सवाल है। निवांश शर्मा, आपसे भी सवाल है, कस्टमर केयर नंबर क्या है? शुभेंदु जी, हमने आपके सारे सवालों को विद प्रूफ आपको नहीं मालूम। निवांश शर्मा जी, कस्टमर केयर नंबर क्या पता है? एमसीडी का पता है? भाजपा से सवाल नहीं पूछ पाएंगे। अरे निवांश शर्मा जी, कस्टमर केयर नंबर पता है आपको? आपके 124 पार्षद हैं, कस्टमर केयर नंबर पता है? भाजपा से सवाल पूछने एमसीडी के कस्टमर केयर नंबर क्या है पता है आपको? पता है आपको कस्टमर केयर नंबर क्या है? सर्विसेज भाजपा के अंदर आती हैं। कस्टमर केयर नंबर पता है आपको? नहीं पता है, नहीं पता है। निवांश शर्मा जी, 124 पार्षद वाले और एमसीडी कमिश्नर शुभेंदु शेखर अवस्थी, ये आपकी भी जवाबदेही है। एमसीडी कमिश्नर के होते हुए ये अव्यवस्था है ना? ऑनलाइन कंप्लेंट की जा सकती है। नहीं सर, नंबर भी है, लोगों ने जब भी नंबर भी है, वेबसाइट पर है, और मैं आपके सामने एक सेकंड मैं आप दोनों के सामने और जनता के सामने डायल करता हूं 155-305 155-305। अपने मोबाइल से भी डायल कर सकते हैं, वेबसाइट पर जाइएगा, नंबर यही लिखा हुआ है। अब जरा मुझे ये बताइए कि ये स्पीकर पर ले रहा हूं 155-305। की जा सकती, कृपया बाद में फिर से प्रयास करें। Your call could not be completed at the moment. Please try again later. ये एमसीडी का कस्टमर केयर नंबर है, वेबसाइट पर जाएंगे आप, यही नंबर लिखा है 155-305। मैं दर्शकों के लिए फिर से डायल करता हूं, मुझे अगर कंप्लेन करना है नाले का, कहीं ड्रेनेज सिस्टम जा सकती, कृपया बाद में फिर से प्रयास करें। Your call could not be completed at the moment. Please. चलिए निवांश शर्मा जी, अब इसके लिए जवाबदेही मैं नहीं पूछूंगा कि आपकी है या शुभेंदु शेखर की। मैं देता हूं, जवाब लीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं नंबर का। बताइए। जब हम एक कंप्लेंट सिस्टम बनाते हैं तो हम सिर्फ नंबर पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। अच्छा। आपके पास वेबसाइट पे मल्टीपल ऑप्शंस है कंप्लेंट करने के। आप स्टूडेंट से पूछिए कि कितने स्टूडेंट्स फोन करके कंप्लेंट करते हैं, कितने लोग फोन करके कंप्लेंट करते हैं। मैक्सिमम कंप्लेंट्स जो होती है वो पोर्टल पे रिटर्न में मैसेज में कंप्लेंट्स आती है। उसका भी इम्पैक्ट नहीं हुआ। एक छात्र ने 15 जुलाई और 22 जुलाई को ऑन रिकॉर्ड उसी ओल्ड राजेंद्र नगर में उसी कोचिंग संस्थान को लेकर शिकायत की थी, ऑन रिकॉर्ड 15 जुलाई और 22 जुलाई को जाकर पोर्टल पर अपलोड है, देख लीजिएगा। और उसी ऑन रिकॉर्ड उसी शिकायत के ऊपर ऑर्डर इशू हुआ था, ऑन रिकॉर्ड। तो फिर 27 जुलाई को हादसा कैसे हो गया? हमारे मेयर ने और हमारे 27 जुलाई को हादसा कैसे हो गया? और ये वेबसाइट पर से नंबर डिलीट कीजिए, फिर 155-305 155-305 ये नंबर डिलीट कीजिए। फिर
ये नंबर दिखाने के लिए है क्या? नहीं, मेरे अगर हिम्मत है तो आप भाजपा मेरे पास मान लीजिए नेट नहीं है, मेरे पास नेट नहीं है, मुझे नाले का कंप्लेंट करना है, तो आपने क्या लिखा है 155-305? क्या बात करने निवान शर्मा जी, शुभेंदु शेखर बस्ती, और सवाल हो गया। अगर सर आप भाजपा से सवाल करिए कि एलजी ने उन अधिकारियों को सस्पेंड क्यों नहीं किया जिन लोगों ने कार्रवाई नहीं करी। निवान शर्मा, मुझे मत बताइए कि मुझे किससे क्या पूछना है। आपके पास जवाब ना हो तो शांत रहिए। आपके पास आपको हर तरीके से मैं एक्सपोज कर रहा हूं, हर तरीके से एक्सपोज कर रहा हूं। कस्टमर केयर नंबर यहां लिख कर रखा हुआ है, कस्टमर केयर नंबर लाइव मैंने मिलाया आपके सामने, ऐसा तो नहीं प्लान करके, लाइव मैंने मिलाया, 3 बार और मिला दूंगा, आप भी मिला लीजिए। ये स्थिति आपकी, ये आपकी व्यवस्था है। दिल्ली हाईकोर्ट कहती है कि फ्रीज बना के रखा हुआ है, सैलरी देने के पैसे नहीं है। शुभेंदु शेखर बस्ती, चलिए एलजी का रोल, अब ये कह रहे हैं कि हमारा कोई रोल नहीं है। एलजी साहब का रोल, एलजी साहब का रोल, मुख्य सचिव का रोल, एमसीडी कमिश्नर का रोल, जवाबदेही वहां भी है, सबकी जवाबदेही है, एमसीडी कमिश्नर की जवाबदेही है, वहां पे जो पार्षद हैं जो इस समय लंदन में बैठी हुई हैं उनकी जवाबदेही है। उनके जाते समय पता लग गया था कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, उसके बाद भी वो रात को चली गई। ठीक है, वो खुद गुड़गांव में रहती है, लोगों ने कंप्लेंट करी, स्टूडेंट्स ने कंप्लेंट करी। सवाल यहाँ के एमसीडी कमिश्नर की जवाबदेही बनती है, तो क्या उनके खिलाफ नहीं कार्रवाई? एई जेई को सस्पेंड कर दिए, सीनियर अधिकारी को क्यों नहीं सस्पेंड किया आपने? सवाल ये जो जेई सस्पेंड हुआ है वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे था, तो उसको सस्पेंशन का कोई मतलब नहीं बनता है। मैं वही कह रहा हूं, सीनियर अधिकारी, वही कह रहा हूं, ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? पूरा डिपार्टमेंट को सस्पेंड होना चाहिए। जांच आ गई है और 2 दिन उनके 3 दिन के अंदर आएगी। तो सस्पेंड, निवान शर्मा जी मैं बोल रहा हूं, साथ रहिए। जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, एमसीडी के जो लोग हैं, कमिश्नर तक यदि गड़बड़ है उनका, कहीं कोई हाथ है इस तरीके के कामों में जो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो 3 लोगों की जान गई है। ठीक है, जल्दी से कि हम खुद रिकमेंड करेंगे कि उनको। चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है, आपने कम से कम कहा। निवान शर्मा जी यही बात कहते तो अच्छा लगता। मृगांक प्रभाकर और राकेश सिंह, जल्दी से मैं चाहूंगा कि उन छात्रों तक ये बात पहुंचा दीजिए कि अभी भी ब्लेम गेम ही चल रहा है और एमसीडी में कंप्लेन किया गया था ओल्ड राजेंद्र नगर में 15 जुलाई और 22 जुलाई को। कंप्लेन के बावजूद कुछ नहीं हुआ और हादसा हो जाता है। मृगांक जी जी जी, हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। एक मिनट इधर देखिएगा। ये बताइए कि एमसीडी में एक कंप्लेंट किया गया था 22 जुलाई के कि बेसमेंट के अंदर पानी भर जाता है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई? इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। अच्छा, एमसीडी पे आप लोगों ने कभी कार्रवाई, क्योंकि लगातार यहाँ तो ये जो जी मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे पहले भी स्टूडेंट ना, यहाँ पे पहले भी 2-3 बार कंप्लेन कर चुके एमसीडी, कंप्लेन कर चुके एमसीडी को। यहाँ पे अब 10 मिनट रुकोगे ना, इतना पानी हो जाता है। यहाँ कोई तस्वीरें पिछले साल की भी देखी है। एमसीडी को ऑलरेडी 2 बार कंप्लेन जा चुका है पहले, ऐसा नहीं कि पहले हुआ है। आप पता कर लो, स्टूडेंट यहाँ कंप्लेन कर चुके हैं पहले एमसीडी। कंप्लेन का असर क्या हुआ? और यहाँ सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल एमसीडी है, क्योंकि सीवेज बस्ट हुआ है। आज तक कंप्लेंट इतनी बार आप लोगों ने की, कोई कसर हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ, कुछ। मैं बोल रहा हूँ यहाँ के स्टूडेंट किए 2 बार। मैं ऑलरेडी शादीपुरा था, वहाँ भी 1 हफ्ते पहले एक लड़का मर गया। वो लड़का मेल दे रहा था, कस्टमर केयर नंबर पता है, वो मेल दे रहा था बंदा। वो आपको एमसीडी कस्टमर केयर नंबर पता है? आपने कहाँ कंप्लेंट किया है? मैं बता रहा हूँ, यहाँ के स्टूडेंट यहाँ के ऑलरेडी कंप्लेन कर चुके हैं। मैं शादीपुर से, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं शादीपुर से यहाँ पे आया हूँ। मैं फर्स्ट डे भी आया, तभी भी आया, रोज। अभी आतिशी ने क्या भरोसा दिया है इन्हें? स्टूडेंट का क्या फॉल्ट था? आतिशी ने आप लोगों को क्या भरोसा दिया है, अभी क्या आश्वासन दिया है? आपको यहाँ तो कुछ आवाज आ रही है? आगे से आप लोगों को बातचीत तो आई होगी ना कुछ समय? अभी कहाँ से आवाज होगा? मैक्सिमम पॉलिटिशियन बैठे वहाँ पे, देखो आप। देखिए, अभी इन लोगों के पास कोई जानकारी नहीं आई, क्योंकि काफी ज्यादा भीड़ है और उनके साथ तमाम सारे समर्थक जो है आ रखे हैं उनके, क्योंकि नेता चलते तो अपने साथ। छात्र पीछे हो गए, समर्थक आगे हो गए। जी 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 जी, बिल्कुल यही देखने को मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, राकेश। सुमित, देखिए, चाहे वो एजेंसीज हो, प्रशासन हो, तसल्ली बख्श तरीके से, यानी कि समय लेकर के इंतजार करते हैं कि कब कोई घटना घटे और हम कार्रवाई करें। जरा सोचिए कि जो अधिकारी और जो प्रशासन इतना निकम्मा हो, उससे क्या आशा की जा सकती है। इसके बाद मंत्री आते हैं, राजनीति होती है, छात्र भी हैं हमारे साथ, आइए उनसे पूछते हैं। घटना का इंतजार किया जाता है, जैसे यहाँ पे आग लगी थी। बिल्कुल, पिछले साल यहाँ पे आग लगी संस्कृति आईएएस में, लेकिन आज पूरा 1 साल हो गया उस आग लगे वाले इंसिडेंट को, लेकिन
आज भी फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट कोचिंग वालों के पास नहीं है। हम लोग को कितने बार आश्वासन दिया गया कि नहीं, हम सर्टिफिकेट बनवा लिए, ये बोल के कोचिंग खोला गया बार बार, लेकिन अभी फिर जो डेटा रिलीज हुआ है उसमें कोचिंग सेंटर के पास सर्टिफिकेट नहीं है। ये सरासर झूठ बोला गया हम लोगों को। आपका क्या कहना है? यहाँ पे मतलब हम का इंतजार किया जाता है? हाँ, बिल्कुल किया जाता है। 1 साल होने को है, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आग लगी थी, अभी थोड़ी ही दूर पे वो है बिल्डिंग। एमसीडी को इसके बारे में सारा नॉलेज था, फिर भी वो वेट कर रही थी ना घटना होने का। जब हो अच्छा गई इनसे तो पूछिए, अब अच्छा इनसे करने पूछिए से क्या राकेश, मतलब है? मुखर्जी नगर में पहले पिछले करना साल जो चाहिए था हादसा ना, हुआ, इतने सारे उसके लोग बाद यहाँ पर मर गए कितने हैं, कोचिंग वो संस्थान क्यों सील गए? किए गए? वेट ही ना किया जा रहा था उसका। देखिए जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जब पिछले साल ये घटना हुई है, इसके बाद आपको क्या जानकारी है कि कितने कोचिंग संस्थान पे कार्रवाई हुई, कितने सील किए गए? सर पहली बात तो संस्कृति को सील होनी चाहिए, लेकिन वो सील नहीं हुई। 4 दिनों के लिए ताला लगा था, फिर उसके बाद खुल गया। यहाँ जितने आग की घटना के बाद? जी सर, आग की घटना के बाद यहाँ 3-4 कोचिंगें बंद थी। उसके बाद उन्होंने थोड़े से हमें प्राइमरी ट्रीटमेंट दिए, जैसे कि रोप, ग्लव्स और फायर, कुछ प्रिपरेशन लगा दिए गए। लगाने के बाद फिर वो कोचिंग चालू हो गई, पुनः लाइब्रेरी चालू हो गई, कोई कार्रवाई नहीं। एमसीडी के लेटर होने के बाद भी यहाँ क्लासेस चालू थी। जी देखिए, बताइए। कोचिंग सील हुई थी 3-4 दिन के लिए। ये लोग यहीं के छात्र हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं। हाँ। तो जरा सोचिए, 4 दिन में कोचिंग खुल जाती है, कार्रवाई के नाम पे खाना पूर्ति होती है, मुखर्जी 4 दिन बंद किया जाता है। फिर बिल्कुल मुखर्जी नगर के वो छात्र बता रहे हैं राकेश, जिसके बारे में निवान शर्मा जी अभी दावा कर रहे थे कि हमने पिछले साल कार्रवाई की है। आर के सूर्यवंशी जी, सीधे आपसे सवाल होगा, अब समय कम है, 4 से 5 मिनट आखिरी के बचे हुए हैं, और अब तक की डिबेट में और 3 दिनों से जो हम डिबेट कर रहे हैं, सियासतदान अपने ऊपर जवाबदेही लेने से बच रहे हैं। सीधे सीधे ये भी कहते कि चलिए अगर दोषी हम पाए गए, हमारे कोई अधिकारी पाए गए या कुछ गड़बड़ी हुई तो हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे, यहाँ तक भी कहने से बच रहे हैं। लेकिन कोचिंग संस्थान वो तो पैसे लेते हैं, मोटी फीस वसूलते हैं, 1.5-2 लाख फीस वसूलते हैं, उसके बाद भी ये सुविधा अगर नहीं देंगे उन गरीब छात्रों को, मिडिल क्लास के छात्रों को, तो जिम्मेदारी और जवाबदेही तो आपकी भी बनती है। जी, मैं अन्य संस्थानों के बारे में तो नहीं जानता, मैं दृष्टि के साथ एसोसिएटेड हूं और पिछले 30 साल से इस प्रोफेशन में हूं। दृष्टि ने सारे नॉर्म्स को मेंटेन किया है, इकलौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें फायर सेफ्टी अलार्म से लेकर के बिल्डिंग के नॉर्म से लेकर के हमने डेडिकेटेड ऑफिसर अपॉइंट कर रखे हैं जो स्टूडेंट की सेफ्टी का ख्याल रखते हैं। फिर भी दुर्घटना हुई, कोचिंग एक पार्ट है, स्टेक होल्डर है इस पूरे सिस्टम का। हमने मतलब मेरी तरफ से, विकास देवी कीर्ति जी ने फिर भी कहा है कि अगर हमसे फिर भी कोई गलती हुई हो तो हम सभी से क्षमा प्रार्थी हैं, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक रेगुलेशन तय हो जाए, उसके आधार पर हम काम करने को तैयार हैं। क्या पिछले साल ये बात हुई थी मुखर्जी नगर में जब और उसके पहले से हमारे संस्थान में सारी रेगुलेशंस को हम लोग मुखर्जी नगर में जब इंसिडेंट हुआ था तो उस वक्त भी ये रेगुलेशन की बात हुई थी? हाँ, ऑब्वियसली जब ऐसा होता है तो सबको बंद कर देते हैं। कहाँ हुआ रेगुलेशन? कुछ आया हमारे नहीं, रेगुलेशन नहीं आया। फायर डिपार्टमेंट का अपने कुछ नॉर्म्स हैं कि अगर इतने स्टूडेंट हैं तो इतने सेफ्टी प्रॉपर एक कोचिंग रेगुलेशन एक्ट की जरूरत है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया। जो अब आतिशी कह रही है कि हम लाएंगे, वो तो राजनीतिज्ञों की अपनी विचारधारा है। पिछले साल भी लाने की बात थी, तो आप अगर इस तरह का कोई एक्ट होता है तो इस एक्ट का स्वागत होना चाहिए। स्वागत होना चाहिए। वो ऑलरेडी विकास जी ने कह दिया है कि इस तरह के किसी काम में हम सहयोगी रहेंगे और हम मिल करके कुछ अच्छा करें, जिससे अगली कोई भी दुर्घटना किसी भी बच्चे के साथ कभी ना। लेकिन सर एक के चक्कर में बाकी बदनाम हो जाते हैं ना। आज दिव्यकीर्ति जी भी पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे में आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं ना। हाँ, बिल्कुल सही। आप कोचिंग समूहों में हैं तो उसमें किसी एक में कोई हादसा होता है तो फिर उंगली आप पर भी उठेगी। और सिर्फ दिल्ली नहीं, आज पटना, लखनऊ, इंदौर, हर जगह कार्रवाई हो रही है, हर जगह सील हो रहे हैं कोचिंग संस्थान। हाँ, लेकिन ये भी है कि पिछले साल की तरह जो वहां छात्रों ने, मुखर्जी नगर के छात्रों ने कहा कि 3 से 4 दिनों के लिए कार्रवाई हुई और उसके बाद सब खुल गए। तो ये कार्रवाई का दिखावा और फिर खुल जाना, फिर कोई नए हादसे का इंतजार होना, और फिर कोचिंग संस्थान भी उन लापरवाहियों को दरकिनार कर देता है, इग्नोर कर देता है, ये कब तक चलेगा सर? नहीं, स्थायी समाधान के लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशन बना करके उसको सीरियसली, बिना किसी प्रकार के मीडियोकरशिप के उसको स्ट्रिक्टली लागू करना चाहिए, क्योंकि लाइफ एंड डेथ का इशू है। चलिए, जवाबदेही तय होने की बात है तो जवाबदेही तो दिल्ली हाईकोर्ट तय कर देगी, लेकिन ठोस समाधान की बात है तो आखिर में क्लोजिंग कमेंट में निवान शर्मा जी, ठोस समाधान दरकार है। जी जी बिल्कुल
मैं 30 सेकंड बस बोलना चाहता हूं, उसके बाद जो आप कहना चाहें। देखिए, सूर्यवंशी जी ने भी आपको जवाब दिया आपके सवाल का, बच्चों ने भी दिया कि हमने कार्रवाई की थी और हमने एक्शन लिया था, ये प्रूफ हो गया। पहली बात, हम झूठ नहीं बोलते। दूसरी बात, देखिए जहां तक रेगुलेशन की बात है, देश में सबसे पहले रेगुलेशन दिल्ली सरकार ही लेकर आएगी। पूरे देश में कोई रेगुलेशन नहीं है, ना केंद्र सरकार कोई रेगुलेशन लाई, ना यूपी सरकार कोई रेगुलेशन लाई, कोई रेगुलेशन नहीं। केवल दिल्ली सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम केंद्र सरकार के लिए वेट नहीं करेंगे, हम अपना रेगुलेशन खुद लेके आएंगे कोचिंग के लिए। बाद में अगर कोई सेंट्रलाइज रेगुलेशन आता तो उसको अपना लिया जाएगा, अगर वो ठीक होगा तो। तीसरी बात, दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के ताकत में जो भी आता है, हम हमेशा ऑन टॉप, ऑन 100% अटेंडेंस रहते हैं। हम कभी भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागते। लेकिन ये सत्य है कि दिल्ली में सर्विसेज जो हैं वो एलजी यानी बीजेपी के अंडर आती हैं, और सर्विसेज के थ्रू दिल्ली सरकार को कमजोर करने की साजिश होती है, क्योंकि ये बहुत समय से दिल्ली की सरकार से बाहर है। इसीलिए हम ये केवल इतना चाहते हैं कि बीजेपी इसमें राजनीति ना करे, हमें अपना काम करने दे। हम अपना काम पूरी 100% ईमानदारी से कर रहे हैं। राकेश आ रहा हूं देते हैं कि देश में सबसे पहले अगर रेगुलेशन कोई लाएगा स्ट्रिक्ट कोचिंग सेंटर्स के लिए, वो हम लेकर आएंगे। चलिए, निवांश शर्मा जी हो गया। हाँ, लेकिन प्रूफ नहीं हुआ। मैं काउंटर यहां एक चीज पर करूंगा, प्रूफ नहीं हुआ। आप यहां पर एक्सपोज हुए, नहीं हो गया। अरे सर, आपने कहा सील हो गया, 3-4 दिन के लिए बंद हुआ और फिर खुल गया, तो ये कौन सी कार्रवाई हुई? अधिकारी ने उसको खोला, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, हम ये कहते हैं। निवांश शर्मा जी, वो छोड़ दीजिए, वो वहां पर आप एक्सपोज हो गए हैं। आखिरी में क्लोजिंग कमेंट आपका। हाँ ठीक है, राकेश आप जल्दी से कुछ कहिए, उसके बाद शुभेंदु शेखर जी जल्दी। जी देखिए, कुछ छात्रों को मंत्री आतिशी ने मिलने के लिए बुलाया था। वो हमारे साथ बैठे हुए हैं, भारत एक्सप्रेस के साथ बैठे हुए हैं। जल्दी से हम पूछते हैं कि क्या बात हुई है, क्या बात हुई? जी, मैं डॉक्टर विक्रम, हमें कल से ही कॉल आ रही थी कि विक्रम जी आप आइए, आप उस शुरुआत से लीड कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि छात्रों की जो समस्याएं हैं। बात क्या हुई, क्या आश्वासन दिया, फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन ये रहा कि एक कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी में छात्र भी शामिल होंगे, और जो भी छात्रों की समस्याएं हैं, चाहे कोचिंग माफियाओं के द्वारा शोषण किया जाता हो, चाहे रूम ओनर के द्वारा शोषण किया जाता हो, या जो प्रशासनिक समस्याएं हैं, नाले, और जब कहीं थोड़ी सी भी बारिश होती है पानी लग जाती है। कौन कौन मंत्री थे साथ में बातचीत के समय? आतिशी जी थी जो एजुकेशन मिनिस्टर से, सौरभ भारद्वाज जी थे, गोपाल राय जी थे, दिलीप पांडे यहाँ का विधायक थे। फिर चलिए ठीक है, ठीक है। आखिर में शुभेंदु जी, ठीक है, वक्त कम है। चलिए, यहां भी आश्वासन और कमेटी की बात, ठीक है। देखिए, मास्टर प्लान 41 जो आया हुआ है, 30 सेकंड सर, उसमें ऑलरेडी इसका प्रोविजन किया है कि किस तरीके से इंस्टीट्यूशनल एरिया में ही कोचिंग हो, रेजिडेंशियल एरिया में ना हो, उसको अडॉप्ट करना चाहिए। मेरे को लगता है ऑलरेडी उसमें नॉर्म्स दिए हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, और साथ में ही पीजीज के लिए भी दिए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट यही है निवांश शर्मा जी कि एक बार मास्टर प्लान 41 जो 41 का मास्टर प्लान है उसको भी पढ़ें, और उसके भी जो बहुत, क्योंकि वो बहुत स्टडी के बाद बना है, तो शायद आपको हेल्प होगी। दूसरी चीज, निवांश शर्मा जी, मैं फिर आपको आज चैनल के सामने कहना चाहता हूँ, जिस इंस्टीट्यूट में आग लगी थी, संस्कृति वहां पर वो छोड़ दीजिए, वो निवान जी नहीं मानेंगे, बेकार में मेरा वक्त खत्म होगा। आज भी फायर सर्टिफिकेट नहीं, वो एक्सपोज हो चुके हैं। निवान शर्मा यहाँ पर मंडे को भी एक्सपोज हुए थे, अभी भी एक्सपोज हो गए। कस्टमर केयर नंबर हमने मिला दिया। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया निवान शर्मा जी। सच को स्वीकार करना सीखिए। संस्कृति में जहां पर आग लगी थी वो 3-4 दिन के लिए बंद हुआ, उसके बाद सब कुछ खुल गए। तो जांच ऐसा कीजिए, कार्रवाई ऐसा कीजिए, दिखावे की ना हो। अभी भी वही 4-5 दिन की कार्रवाई मत करिए, ठोस कीजिए, ठोस नीति बनाइए। सब स्वागत करेंगे, कोचिंग वाले भी स्वागत करेंगे। छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरि है।